नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने जनन स्वास्थ्य को देखा था। ठीक है, जनन स्वास्थ्य को पिछली वीडियो में हमने देखा था। किसको देखा था? जनन स्वास्थ्य को। ठीक, और इसमें हमने ये समझा था कि जनन स्वास्थ्य के बारे में समझा था और क्या समझा था, परिवार नियोजन के बारे में समझा था और क्या समझा था, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, RCH, रिप्रोडक्शन चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जनन स्वास्थ्य, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को हमने देखा था। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखा था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, इसमें हमारा जो था सबसे लास्ट में क्या था, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या था सबसे लास्ट वाला टॉपिक हमारा। क्या था? कन्या भ्रूण हत्या था। ठीक, यानी कि जब भ्रूण में जो संतान पल रहता है उसका जब पता चल जाता है तब कन्या भ्रूण हत्या बहुत से लोग करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यह कैसे, किस विधि द्वारा पता चलता है कि जो गर्भ में क्या पल रहा है, लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है। देखिए, चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, उल्बेधन विधि में समझेंगे। ठीक है, उल्बेधन विधि में जो है बताया गया है कि गर्भ में जो है क्या पल रही है, यानी कि लड़का है कि लड़की है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर बना लिया है मादा जनन तंत्र का चित्र, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, 128 वाला क्या आता है, युग्मनज। 128 वाला युग्मनज आता है। तो यहीं पर क्या बनता है, यहीं पर भ्रूण का विकास होता है, यहीं पर भ्रूणीय परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हमारा भ्रूण का विकास होता है ना, तो देखिए इसमें जो सबसे ऊपरी परत होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या है, शिशु है। ठीक, ये शिशु है ना, तो इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। शिशु जब यहाँ पे पल रहा है तो इसके ऊपर एक क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस झिल्ली को एमनियोन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस एमनियोन के अंदर, एमनियोन क्या है, एक झिल्ली है। ठीक है, इस एमनियोन झिल्ली के अंदर एक द्रव पाया जाता है। ठीक, उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, इस एमनियोन झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है। ठीक है, उस द्रव को हम लोग क्या कहेंगे, एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव। ठीक है, क्या है यह, एमनियोटिक द्रव है। तो जो एमनियोटिक द्रव होता है इसी की सहायता से हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से पता लगाया जाता है कि गर्भ में शिशु पल रहा है कि गर्भ में शिशु जो है वह लड़का है कि लड़की है। तो देखिए इस जो एमनियोटिक द्रव है ना, इस एमनियोटिक द्रव की जो कोशिका होती है, कोशिका को क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। एमनियोटिक द्रव की कोशिका को हल्का सा बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद बाहर जो है पता लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या पल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उल्बेधन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस तकनीकी को, उल्बेधन। क्या है, उल्बेधन। यह बहुत ही ज्यादा फेमस प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि उल्बेधन किसे कहते हैं। तो बताइए उल्बेधन किसे कहते हैं, गर्भ में पल रहे, गर्भ में पल रहे शिशु की जानकारी
ठीक है, कि वह लड़का है कि लड़की है। शिशु की जानकारी का पता लगाना कि वह लड़का है या लड़की, ठीक है, कि वह लड़का है या लड़की। यह विधि हम लोगों की क्या कहलाती है? उलवेदन। लड़का है या लड़की, यह विधि क्या कहलाती है? उलवेदन। लेकिन यह विधि जो है इंडिया में इस समय बैन कर दिया गया है, ठीक है। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि लोग पता लगा लेते थे कि गर्भ में क्या पल रहा है, लड़का पल रहा है कि लड़की पल रहा है, ठीक है, लड़का पल रहा है कि लड़की। तो जब लड़की होती थी तो लोग क्या करा देते थे? भ्रूण हत्या करा देते थे, ठीक है। तो इसीलिए यह विधि जो है इंडिया में बैन कर दी गई है। तो आप लोग इतना लिखिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आएगा जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। क्या आएगा? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट और क्या है? जनसंख्या नियंत्रण एवं उपाय, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नियंत्रण एवं उपाय। अगला टॉपिक हमारा क्या है? यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं जनसंख्या विस्फोट को, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? बताइए जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले चलिए इसको समझिए, डेटा को समझिए। 1900 में देखिए विश्व में जो है और भारत में, यहाँ पे सबसे पहले डेटा को हम समझ लेते हैं। विश्व में जो है 1900 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में और 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। देखिए क्या डेटा था हमारा। विश्व में 1900 ईस्वी में 2 अरब जनसंख्या थी, ठीक है। कितनी थी? 2 अरब। और 2000 में कितनी हो गई? सन 2000 में 6 अरब हो गई। कितनी हो गई? 6 अरब। और 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 12 अरब हो गई थी, ठीक। तो देखिए कितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है पूरे विश्व में। और यहाँ पर इंडिया में देखिए, अब इंडिया में जो है जनसंख्या का लेवल देखिए, सन 1900 में कितना था? 350 मिलियन था, 350 मिलियन, ठीक है। और सन 2000 में कितना हो गया? सन 2000 में हमारा 1 अरब हो गया, ठीक। कितना हो गया? 1 अरब। और सन 2011 में कितना हो गया? 1.2 अरब हो गया। कितना हो गया? 1.2 अरब हो गया। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे 6 अरब है ना, तो यहाँ पे 7.2 अरब, ठीक। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। देखिए, विश्व में सन 1900 की जनगणना के अनुसार क्या था? 2 अरब जनसंख्या थी, ठीक है। और 2000 में 6 अरब थी और 2011 में 7.2 अरब थी, ठीक। इतने आए समझ में ना। अब यहाँ पे देखिए, भारत में 350 मिलियन थी 1900 में, और 2000 में कितनी हो गई? 2000 में 1 अरब हो गई, ठीक है। अब 2011 में 1.2 अरब हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, विश्व में प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, विश्व में प्रत्येक 60वां व्यक्ति, विश्व में प्रत्येक 60वां व्यक्ति, 60वां व्यक्ति क्या है? भारतीय है। ऐसे कैसे हम पता लगा लेंगे कि विश्व में जो है प्रत्येक 60वां व्यक्ति भारतीय ही है? तो देखिए यहाँ पे 7.2 है ना, 7.2 भागे 1.2 करिए, कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि यह जो 60वां व्यक्ति है ये भारतीय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विश्व में प्रत्येक 60वां व्यक्ति क्या है? भारतीय है, ठीक। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत में जो है जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है।
और 2023 के डेटा के अनुसार जो है जनसंख्या जो है भारत में बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, हाँ तो आप 2023 का डेटा देख लीजिएगा और आप लोग इतना लिख लीजिए। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट जो है इतना लिख लीजिए आप। और इतना आप अगर लिख चुके हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोग जनसंख्या विस्फोट का मतलब समझिए कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है जनसंख्या। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या विस्फोट जो है क्या होता है, जैसे कि पानी है ना, पानी है और पानी जैसे कि है हमारा 1 लीटर, ठीक, और किसी को पानी कितना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, और यहाँ पर यह आदमी है, इसको कितना लीटर पानी चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए। तो यहाँ पर पानी ज्यादा चाहिए कि नहीं, और पानी कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी की अभाव होगी ना, यानी कि यहाँ पर पानी की कमी होगी। पानी की कमी क्यों होगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इस आदमी को 2 लीटर पानी चाहिए। तो यहाँ जब 2 लीटर पानी चाहिए तो यहाँ पर इस आदमी को 2 लीटर पानी चाहिए और 1 ही लीटर पानी है, यानी कि पानी की कमी है कि नहीं। तो यहाँ पर जनसंख्या की वजह से पानी की कमी हो गई है, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, जनसंख्या विस्फोट। अगर आपको यह नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए जैसे कि कोई चीज है, हाँ, जैसे कि एक ही आम है, एक आम है, और इस एक आम के लिए जो है बहुत सारे लोग हैं। एक आम के लिए मान लीजिए कि 10 लोग हैं, तो यहाँ पर एक आम को 10 लोग में हम कैसे बांटेंगे, बहुत कम पाएंगे ना। तो यहाँ पर जनसंख्या के अभाव के कारण सभी लोग आम नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम क्या कह देंगे, जनसंख्या विस्फोट कह देंगे, ठीक है, कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है सामान की क्या है, सामान की कमी हो गई है। ठीक, जब ज्यादा लोग रहेंगे तो सामान की कमी जाहिर सी बात है हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, जनसंख्या विस्फोट कह देंगे, ठीक है। अब हम चलिए समझते हैं जनसंख्या नियंत्रण एवं उपाय, कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद चलिए हम इसको देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं उपाय को। देखिए एक टॉपिक हमारा छूट गया था तो उसको भी चलिए समझ लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है इसको समझिए पहले। कारण देखिए क्या है, सबसे पहला कारण है, देखिए मृत्यु दर में कमी, ठीक है। मृत्यु दर में क्या हो जाएगा, कमी। जब लोग कम मरेंगे तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षा का अभाव। दूसरा हो जाएगा शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो यह 2 कारण जो है बहुत मेन कारण है। मृत्यु दर में कमी यानी कि मृत्यु जब कम होगी तो जनसंख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और शिक्षा का अभाव, जब लोग कम शिक्षित रहेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा है जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में क्या है, वृद्धि है, ठीक है। यानी कि जो जनन कर सकते हैं उन सभी व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इससे भी जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। और अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारण हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कारण हो गया, अब क्या पढ़ते हैं, नियंत्रण। अब हम लोग क्या देखेंगे, नियंत्रण। देखिए नियंत्रण में क्या होता है, आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ठीक है। कौन कौन से उपाय हैं,
तो देखिए सबसे पहले ये समझिए आदर्श गर्भ निरोधक। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, आदर्श गर्भ निरोधक में क्या होता है। देखिए इसमें शुक्राणुओं और अंडाणुओं को निषेचित नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, निषेचन से रोकना। ठीक, इसमें क्या होता है, आदर्श गर्भ निरोधक में शुक्राणुओं और अंडाणुओं को निषेचन से रोकना। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, आदर्श गर्भ निरोधक। तो देखिए अब हम लोग आगे देखेंगे गर्भ निरोधक के उपाय। क्या गर्भ निरोधक के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, कि इसको कैसे रोका जा सकता है गर्भ निरोधक को। सबसे पहला उपाय देखिए, सबसे पहला उपाय हमारा है क्या है, प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है रोधी। रोधी यानी कि बैरियर। बैरियर। और तीसरा क्या है हमारा, ये हमारा दूसरा था, और तीसरा हमारा है रासायनिक विधियां। तीसरा हमारा है रासायनिक विधियां। ठीक है, और चौथा हमारा क्या है, देखिए अंतःगर्भाशयी युक्ति। ठीक है, चौथा हमारा है अंतःगर्भाशयी युक्ति। और पांचवा देखिए क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, पांचवा हमारा हो जाएगा टीका। पांचवा क्या है, टीका। टीके के द्वारा भी इसको रोका जा सकता है। और छठवां हम लोगों का क्या है, शल्य क्रिया विधि द्वारा। ठीक है, छठवां है शल्य क्रिया द्वारा। देखिए इसको फिर से समझिए कि गर्भ निरोधक के उपाय क्या क्या है, कि गर्भ निरोधक को कैसे रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक को हम इसके उपाय को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जनसंख्या को नियंत्रित करना है। ठीक, इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, गर्भ निरोधक के उपाय को देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक विधि है। ठीक है, दूसरा क्या है, रोधी। रोधी यानी कि बैरियर, जैसे कि दरवाजा लगा होता है, दरवाजा आप लोग देखिए ना, खिड़की, किसी चीज को रोकना होता है तो दरवाजा लगा दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, रासायनिक विधियां। इसमें क्या की जाती हैं, गोली ली जाती है, गोलियां ली जाती हैं इसमें। और यहाँ पर क्या है, अंतःगर्भाशय युक्ति। ठीक है, अंतःगर्भाशय युक्ति। और यहाँ पर क्या है, टीका है। यहाँ पर शल्य क्रिया विधि है। तो इसमें शल्य क्रिया विधि में क्या होता है, इन सभी को हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, शल्य क्रिया विधि में क्या होता है, देखिए, हाँ देखिए, शल्य क्रिया विधि में शुक्राणुओं और अंडाणुओं को जो है आपस में नहीं मिलने दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी अंतःगर्भाशय युक्ति में भी यहाँ पर भी शुक्राणु और अंडाणु को आपस में नहीं मिलने दिया जाता है। तो इसको हम जो है बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको देखिए, प्राकृतिक विधि को देखिए।
प्राकृतिक विधि में क्या होता है, यह भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, प्राकृतिक विधियां भी 3 प्रकार की होती हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं, प्राकृतिक विधि को समझते हैं। आप लोग इतना लिख लीजिए सबसे पहले। चलिए इसको यहां से हम मिटाते हैं। क्या है हमारा प्राकृतिक विधि है ना। तो देखिए प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि में क्या होता है, यह भी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली हमारी क्या है, आवधिक संयम। ठीक है, आवधिक संयम। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है स्तनपान अनावर्त। ठीक है, तो प्राकृतिक कौन कौन सी विधि है, आवधिक संयम है, बाह्य स्खलन है और स्तनपान अनावर्त है। ठीक, तो चलिए इन तीनों विधि को हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला हमारे क्या है, आवधिक संयम है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, आवधिक संयम में देखिए, आवधिक संयम में आर्तव चक्र के 10वें से 14वें दिन। ठीक है, 10वें से 14वें दिन में क्या होना चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैथुन क्रिया नहीं होना चाहिए। और बाह्य स्खलन में क्या होता है, देखिए मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य स्खलन से बाहर कर देना। ठीक है, और स्तनपान अनावर्त में क्या होता है, इसको देखिए प्रसव के पश्चात 6 माह तक गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी हो, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।